021 पीटर थील HindiAudiobook.com। प्रस्तावना। व्यवसाय में हर मौका केवल एक बार आता है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज या सर्गेई ब्रिन एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। और अगला मार्क जुकरबर्ग एक सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। यदि आप इन लोगों की कॉपी बना रहे हैं तो आप उनसे सीख नहीं रहे हैं। बेशक कुछ नया बनाने के बजाय किसी भी मॉडल में थोड़ा फेरबदल कर नकल बनाना आसान है। ऐसा करना दुनिया को 1 से n तक ले जाना है। लेकिन हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम 0 से 1 तक जाते हैं। हर बार कुछ नया बनाने के कार्य के परिणाम बहुत ही अलग और अजीब होते हैं। जब तक कंपनियां नई चीजों को बनाने के कठिन कार्य में निवेश नहीं करती हैं, तब तक वे भविष्य में असफल ही रहेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुनाफे आज कितने बड़े हैं। हमें जो विरासत में मिला है वह व्यवसाय की पुरानी तकनीकों को ठीक से प्रयोग करने से मिला है। लेकिन यह अब जितना आसान लगता है वह उतना ही असंभव है। यह स्थिति 2008 के संकट से कहीं ज्यादा बदतर दिखाई देती है। आजकल की सर्वोत्तम मान्यताओं के कारण नए रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। विशाल प्रशासनिक नौकरशाहों की दुनिया में सार्वजनिक और निजी दोनों ही एक नए रास्ते की तलाश में एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि अमेरिकी व्यवसाय सफल होने जा रहा है तो हमें असल में सैकड़ों नहीं हजारों चमत्कारों की आवश्यकता होगी। यह एक महत्वपूर्ण तथा निराशाजनक तथ्य है कि मनुष्य अन्य जातियों से ज्यादा चमत्कारों के काम करने की क्षमता बढ़ाने की तकनीक को खोजता रहता है। प्रौद्योगिकी चमत्कारी है क्योंकि यह हमें हमारी मौलिक क्षमताओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम करने की अनुमति देती है। अन्य जानवरों को सहज रूप से बांधों या हनीकॉम्ब जैसी चीजों को बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन हम केवल वे हैं जो नई चीजों का आविष्कार कर सकते हैं और उन्हें बनाने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। मनुष्य तय नहीं करते हैं कि पहले से दिए गए विकल्पों की कुछ ब्रह्मांडीय सूची से विकल्प बनाकर क्या बनाना है। इसके बजाय नई टेक्नोलॉजी बनाकर हम दुनिया की योजना को फिर से लिखते हैं। ये प्राथमिक सत्य है जो हम दूसरे ग्रेडर को सिखाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसी दुनिया में भूलना आसान है जहां हम जो भी करते हैं वह दोहराया जाता है जो पहले किया गया है। 07 नई कंपनियों को बनाने वाली कंपनियों को बनाने के बारे में है। यह पेपाल के सह संस्थापक और फिर फेसबुक सैकड़ों स्टार्टअप में निवेशक के रूप में सीखा है। लेकिन जब मैंने कई पैटर्न देखे और उन्हें यहाँ से जोड़ता हूँ तो यह पुस्तक सफलता के लिए कोई सूत्र नहीं देती है। शिक्षण उद्यमिता का विरोधाभास यह है कि ऐसा सूत्र आवश्यक रूप से अस्तित्व में ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक नवाचार नया और अनूठा है। दरअसल मैंने देखा है कि एकमात्र सबसे शक्तिशाली पैटर्न यह है कि सफल लोगों को अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य मिलता है और वे सूत्रों के बजाय पहले सिद्धांतों से व्यवसाय के बारे में सोचकर ऐसा करते हैं। यह पुस्तक स्टार्टअप के बारे में एक कोर्स से उत्पन्न होती है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। कॉलेज के कुछ छात्र विशेषताओं में बेहद कुशल बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कौशल के साथ क्या करना है। कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्राथमिक लक्ष्य था कि मेरे छात्रों को अकादमिक विशिष्टताओं द्वारा बनाए गए ट्रैकों से परे व्यापक भविष्य में देखने के लिए मदद करें। उन छात्रों में से एक ब्लैक मास्टर ने विस्तृत कक्षा नोट्स ले लिए जो कैंपस से बहुत दूर फैले हुए थे, और 021 में मैंने व्यापक दर्शकों के लिए नोट्स संशोधित करने के लिए उनके साथ काम किया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भविष्य केवल स्टैनफोर्ड
या कॉलेज में या सिलिकॉन वैली में ही है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 1 की ओर, जो है भविष्य की चुनौती। 0 to 1 HindiAudiobook.com। अध्याय 1 भविष्य की चुनौती। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए किसी का साक्षात्कार लेता हूँ, तो मैं इस सवाल से शुरू करता हूँ, क्या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण सत्य जानते हैं जिससे बहुत कम लोग सहमत हों? यह सवाल सुनने में आसान लगता है क्योंकि यह सीधा है। असल में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। यह बौद्धिक रूप से कठिन है क्योंकि स्कूल में हर किसी को जो ज्ञान सिखाया जाता है वह परिभाषा पर निर्भर करता है, और यह वैज्ञानिक रूप से भी कठिन है क्योंकि उत्तर देने का प्रयास करने वाला कुछ ऐसा कहेगा जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जिसे वो जानता है। हम जानते हैं कि शानदार सोच दुर्लभ है, लेकिन यह भी तो सच है कि साहस प्रतिभा की तुलना में कम नहीं होना चाहिए। आमतौर पर मैं इस तरह के उत्तर सुनता हूँ, हमारी शैक्षणिक प्रणाली टूट गई है और तत्काल इसे ठीक करने की जरूरत है, या अमेरिका असाधारण है, या कोई भगवान नहीं है, आदि आदि। ये बुरे जवाब हैं। पहला और दूसरा कथन सत्य हो सकता है, लेकिन कई लोग पहले से ही उनके साथ सहमत हैं। तीसरा उत्तर बस एक परिचित बहस को एक तरफ ले जाता है। एक अच्छा जवाब निम्नलिखित जैसा हो सकता है, अधिकांश लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। मैं इस अध्याय के बाद में अपना उत्तर दूंगा। इस विरोधाभासी प्रश्न का भविष्य के साथ क्या संबंध है? सबसे कम शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भविष्य बस आने वाले सभी क्षणों का एक सेट मात्र है, लेकिन भविष्य को विशिष्ट और महत्वपूर्ण वह बनाता है जो कि अभी तक घटित नहीं हुआ है, बल्कि यह एक ऐसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखाई देगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे समाज में अगले 100 वर्षों तक कुछ भी नहीं बदलता है, तो भविष्य 100 साल से अधिक दूर है। अगर अगले दशक में चीजें मूल रूप से बदलती हैं, तो भविष्य लगभग हाथ में है। कोई भी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हम 2 चीजें जानते हैं कि कुछ अलग होने जा रहा है, और यह आज की दुनिया का मूल है। विरोधाभासी प्रश्न के अधिकांश जवाब वर्तमान को देखने के विभिन्न तरीके हैं। अच्छे जवाब निकट हैं क्योंकि हम भविष्य देखने वाले हैं। 0 से 1 प्रगति का भविष्य। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम प्रगति की उम्मीद करते हैं। वह प्रगति 2 रूपों में होती है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्रगति, या व्यापक प्रगति का अर्थ उन चीजों की नकल बनाना है जो 1 से n तक काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रगति की कल्पना करना आसान है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि यह कैसा दिखता है। लंबवत या वर्टिकल प्रगति या गहन प्रगति का अर्थ है नई चीजें करना, जिसे 0 से 1 तक जाना कहते हैं। लंबवत प्रगति की कल्पना करना कठिन है क्योंकि इसे किसी और चीज की आवश्यकता होती है। यदि आप एक टाइपराइटर लेते हैं और वैसे ही 100 टाइपराइटर बनाते हैं, तो आपने क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल प्रगति की है। यदि आपके पास टाइपराइटर है और आप वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं, तो आपने लंबवत यानी वर्टिकल प्रगति की है। छोटे स्तर पर क्षैतिज प्रगति के लिए एक शब्द है वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत चीजें एक जगह बनती है और वे हर जगह काम करती है। चीन वैश्वीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी 20 साल की योजना आज के अमेरिका की तरह बनना है। चीनी हर उस सामान या सेवा की नकल बना रहा है जो विकसित दुनिया में पहले से मौजूद है।
19वीं सदी के रेल मार्ग, 20वीं सदी के एयर कंडीशनिंग और यहाँ तक कि पूरे शहर भी। वे चीजों को बनाने की प्रोसेस के कुछ स्टेप ही छोड़ते या बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वे सीधे लैंडलाइन स्थापित किए बिना वायरलेस पर जा रहे हैं। आखिर में वे सभी की नकल ही तो बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी वर्टिकल प्रगति 0 से 1 का बेहतरीन उदाहरण है। हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने सिलिकॉन वैली को सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी की राजधानी बना दिया है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तकनीक सीमित होने का कोई कारण नहीं है। उचित रूप से समझने के लिए चीजों को बनाने का कोई भी नया और बेहतरीन तरीका तकनीक ही है। क्योंकि वैश्वीकरण और तकनीक प्रगति के दो भिन्न तरीके हैं, इसलिए दोनों एक ही समय में या तो हैं या नहीं है। उदाहरण के लिए वैश्वीकरण और तकनीक ने सन 1815 से 1914 तक तेजी से विकास किया। पहले विश्व युद्ध और किसिंजर की यात्रा के बीच 1971 में चीन के साथ संबंधों को फिर से खोलने के प्रयास हुए। उस समय चीन में तेजी से तकनीकी विकास तो हो रहा था, लेकिन वैश्वीकरण अभी नए के समान ही था। 1971 के बाद हमने सीमित तकनीकी विकास के साथ तेजी से वैश्वीकरण देखा है, जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक ही सीमित है। वैश्वीकरण के इस युग में हमारे लिए कल्पना करना आसान है कि आने वाले दशकों में अधिक एकरूपता और समानता आएगी। यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की भाषा भी बताती है कि हम एक प्रकार से तकनीकी इतिहास के अंत में विश्वास करते हैं। दुनिया के विभाजन से हमारा तात्पर्य है कि तथाकथित विकसित और विकासशील देशों में बंटवारा। विकसित दुनिया के देश पहले से ही प्राप्त करने योग्य चीजों को प्राप्त कर चुके हैं और गरीब देश इन चीजों को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। विरोधाभासी प्रश्न का मेरा जवाब यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य वैश्वीकरण द्वारा परिभाषित किया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रौद्योगिकी अधिक मायने रखती है। तकनीकी परिवर्तन के बिना यदि चीन अगले 2 दशकों में अपने ऊर्जा उत्पादन को दुगना कर देता है, तो यह इसके वायु प्रदूषण को भी दुगना कर देगा। यदि भारत के लाखों परिवार अमेरिकियों की दिनचर्या अपनाएगा और केवल अपने आप को पाश्चात्य जीवन शैली से परिपूर्ण करने में लगा रहा, तो परिणाम उनके व पर्यावरण के लिए विनाशकारी होंगे। दुनिया भर में धन बनाने के पुराने तरीकों को अपनाने से धन नहीं, केवल विनाश ही उत्पन्न होगा। दुर्लभ संसाधनों की दुनिया में नई तकनीक के बिना वैश्वीकरण अस्थायी है। नई तकनीक कभी भी इतिहास की एक स्वचालित विशेषता नहीं रही है। हमारे पूर्वज स्थिर व न्यून समाज में रहते थे, जहां सफलता केवल दूसरों की चीजों को जब्त करना माना जाता था। उन्होंने धन कमाने के केवल कुछ ही नाम मात्र के नए विकल्प बनाए और लंबे समय तक वे उपाय एक औसत व्यक्ति को कठिन जीवन से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। फिर लगभग 10,000 वर्षों बाद प्राचीन युग में कृषि, पवन चक्की, मिट्टी के बर्तन और 16वीं शताब्दी में एस्ट्रोलैब्स और फिर अचानक आधुनिक दुनिया ने 1760 के दशक में भाप इंजन के आगमन से लगभग 1970 तक निरंतर तकनीकी प्रगति की। परिणाम स्वरूप हमारी किसी भी पिछली पीढ़ी की कल्पना के मुकाबले हमें एक अमीर समाज विरासत में मिला है। हमारे माता पिता और दादा दादी को छोड़कर कोई भी पीढ़ी 1960 के दशक के अंत में जो सोचते थे कि यह प्रगति इसी तरह निरंतर चलती रहेगी, वह उन्होंने उम्मीद की थी कि वे घर के लिए बहुत सस्ती बिजली का उपयोग करेंगे और एक 4 दिवसीय टूर बनाकर चंद्रमा पर छुट्टियां मनाएंगे, पर वह नहीं हुआ। हमारे स्मार्टफोन हमें इस तथ्य से भी विचलित करते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश अजीब तरह से पुराना है। केवल कंप्यूटर और संचार के माध्यमों में नाटकीय रूप से सुधार हुए हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता एक बेहतरीन भविष्य की कल्पना करने में गलत थे। बस वे तो केवल कुछ स्वचालित होने की उम्मीद कर रहे थे। आज हमारी चुनौती नई टेक्नोलॉजी की कल्पना और निर्माण करना दोनों है, जो 20वीं शताब्दी की तुलना में 21वीं शताब्दी को अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। स्टार्टअप सोच। नई तकनीक नए उद्यमियों से शुरू होती है, जिसे स्टार्टअप कहते हैं। राजनीति में संस्थापक पिता से विज्ञान तक, रॉयल सोसाइटी से चेरफील्ड सेमीकंडक्टर के व्यापार तक, मिशन की भावना से जुटे लोगों के छोटे समूह ने दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम किया और दुनिया को बेहतर बना दिया। इसके लिए सबसे आसान स्पष्टीकरण नकारात्मक है। बड़े संगठनों में नई चीजों को विकसित करना मुश्किल है और इसे अपने आप करना भी मुश्किल है। नौकरशाही पदानुक्रम धीरे धीरे बढ़ते हैं और लाभों को हानि से दूर रखते हैं। दूसरी तरफ एक अकेला प्रतिभावान इंसान कला या साहित्य के क्षेत्र को तो बढ़ा सकता है, लेकिन वह कभी भी पूरे उद्योग को नहीं बना सकता है। स्टार्टअप इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि आपको सामान प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको भी इतना छोटा रहने की आवश्यकता है ताकि आप वास्तव में वह काम कर सकें। सकारात्मक रूप से परिभाषित स्टार्टअप उन लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिन्हें आप एक अलग भविष्य के निर्माण की योजना के बारे में समझ सकते हैं। एक नई कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ताकत नई सोच है, जो अपने सहचरों को सोचने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह पुस्तक उन प्रश्नों के बारे में है जिनके आपको उत्तर जानना चाहिए कि नई चीजों की खोज में सफल कैसे हुआ जाए। ज्ञान का कोई मैनुअल या रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सोचने का ही अभ्यास है, क्योंकि स्टार्टअप को यही करना है। प्रश्नों से प्राप्त विचारों के माध्यम से व्यवसाय पर पुनर्विचार करना, वह उसमें आवश्यक बदलाव लाकर दुनिया के जीवन स्तर में बदलाव लाना। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 2 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 2। साल 1999 की तरह उत्सव मनाएं। HindiAudiobook.com। यक्ष प्रश्न। वह कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिससे कुछ लोग सहमत हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है। सीधे उत्तर दें। शुरुआत से शुरू करना आसान हो सकता है। क्या सभी इस पर सहमत हैं? व्यक्तियों में काम के प्रति पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों व राष्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है। नीत्शे ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक भ्रमपूर्ण लोकप्रिय धारणा की पहचान कर सकते हैं, तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं। यह एक विरोधाभासी सत्य है। एक प्रारंभिक सत्य पर विचार करें। कंपनियां पैसे कमाने के लिए बनी है, इसे खोने के लिए नहीं। यह सोच स्पष्ट रखनी चाहिए, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में कई लोगों के लिए यह इतनी स्पष्ट नहीं थी, जब तक कि किसी का भी उज्जवल भविष्य के लिए किया गया निवेश पूरी तरह डूब नहीं गया। नई अर्थव्यवस्था की पारंपरिक ज्ञान का आधिकारिक स्वीकार्य मत है कि छोटे छोटे लाभ पैदल सैनिकों की तरह लाभदायक होते हैं। परंपरागत मान्यताएं हैं कि केवल हमें नुकसान के समय ही बीती बातों की जांच करने की याद आती है। जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है तो बस यह एक बुलबुले की भांति ही होता है, लेकिन जब ये बुलबुले दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 1929 के बाद 90 के दशक का इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुलबुला था। इसने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सभी स्थापित विश्वासों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। स्पष्ट रूप से सोचने का पहला कदम यह है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। 90 के दशक का संक्षिप्त इतिहास। 1990 के दशक की एक अच्छी छवि है।
हम इसे एक समृद्ध आशावादी दशक के रूप में याद करते हैं जो इंटरनेट बूम के साथ समाप्त हुआ, लेकिन कई वर्षों तक यह हमारे अवसाद का कारण बना रहा। 18 महीने के डॉट-कॉम सदमे के कारण हम एक दशक तक वैश्विक संदर्भ से दूर ही रहे थे। नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार हटने के साथ 90 के दशक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई। यह अल्पकालीन था। 1990 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी का दौर था। तकनीकी रूप से मंदी मार्च 1919 में समाप्त हुई, लेकिन इसकी गति धीमी थी और जुलाई 1929 तक बेरोजगारी बढ़ती रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव लंबा और दर्दनाक था। 1992 से 1994 के अंत तक बहुत ही उदासीनता का समय था। इन दिनों केबल टीवी पर मात्र सोमालिया में मृत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते रहते थे। वैश्वीकरण और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता और ज्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मैक्सिको की तरफ तेज हो गया। इस निराशावादी माहौल ने तत्कालिक राष्ट्रपति बुश को कार्यालय से बाहर कर दिया और आस्पेरोड की 1992 में लगभग 20% अधिक वोटों से लोकप्रिय जीत हुई। साल 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट के बाद यह तृतीय पक्ष के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही। लेकिन इस जीत के बाद जो निर्वाण जैसे बैंड, तेज संगीत और हीरोइन आदि की और सांस्कृतिक आकर्षण से भी आशा या आत्मविश्वास प्रतिबिंबित नहीं होता था। सिलिकॉन वैली भी सुस्त महसूस कर रही थी। जापान सेमीकंडक्टर युद्ध जीत रहा था। यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर न होने की वजह से इंटरनेट अभी तक आंशिक रूप से चल रहा था, लेकिन इसका वाणिज्यिक उपयोग 1992 के अंत तक प्रतिबंधित था। जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड पहुंचा, तब वहां पर कंप्यूटर साइंस की बजाय इकोनॉमिक्स विषय सबसे लोकप्रिय था। विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादातर लोग तकनीकी क्षेत्र को मूर्खतापूर्ण, यहाँ तक कि इसके बारे में बात करने वाले को गंवार तक कह दिया जाता था। लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। मोज़ेक ब्राउजर को आधिकारिक तौर पर नवंबर 1993 में रिलीज कर दिया गया, जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। मोज़ेक नेटस्केप में बदल गया, जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउजर को जारी किया। 12 महीने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशहूर हो गया कि जनवरी 1995 में ब्राउजिंग बाजार के उपयोग को 20% से बढ़ाकर 80% कर दिया। नेटस्केप अगस्त 1995 में अपना आईपीओ लाने में सक्षम हो गया था, भले ही वह अभी तक लाभदायक स्थिति में नहीं था। 5 महीने में ही नेटस्केप के शेयर का स्टॉक भाव $28 से $174 प्रति शेयर तक बढ़ गया था। अन्य तकनीकी कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थी। याहू अप्रैल 1996 में $848 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ सार्वजनिक हो गया। अमेज़न की कीमत मई 97 में $438 मिलियन थी। 98 के वसंत तक प्रत्येक कंपनी के शेयरों की कीमत चौगुनी से भी अधिक हो गई। अनेक मार्केट क्रिटिक्स ने गैर इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और राजस्व के गुणांकों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया। अब यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था। निष्कर्ष समझ में आया, लेकिन गलत समय पर। दिसंबर 1996 में बुलबुले फटने से 3 साल पहले फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने चेतावनी दी थी कि अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई एसेट वैल्यू तर्कहीन अधिकता हो सकती है। टेक्नोलॉजी के निवेशक उत्साह में थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने तर्कहीन थे। यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट जुलाई 1997 में आया। क्रोनी पूंजीवाद और भारी विदेशी कर्ज ने थाई, इंडोनेशियाई और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं को
उनके घुटनों के बल बैठा दिया था। अगस्त 2008 में रूबल संकट उभर कर सामने आया। जब रूस ने पुराने राजकोषीय घाटे से छेड़छाड़ की, उसने अपनी मुद्रा को घटा दिया और अपने कर्ज समय पर न चुकाने के कारण डिफॉल्टर हो गया। अमेरिकी निवेशक पूरी तरह बर्बाद अर्थव्यवस्था को लेकर डरे हुए थे। डाउ जोन्स औद्योगिक सूचकांक औसत दिनों के मुकाबले 10% से भी अधिक गिर गया था। लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। रूबल संकट के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एक अत्यधिक लीवरेज यूजर हेज फंड अस्तित्व में आया। 1998 के उत्तरार्ध में LTMC 4.6 बिलियन बचाने में कामयाब रहा और फेड ने बड़े पैमाने पर बेलआउट प्राप्त कर और ब्याज दरों में कमी कर सिस्टमिक आपदा को रोकने के प्रयास किए। यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। जनवरी 1999 में बड़े संदेह और उदासीनता के समय में यूरो को लॉन्च किया गया। यूरो की कीमत अपने जन्म यानी व्यापार के पहले दिन $1.19 हो गई थी, लेकिन 2 साल के भीतर यह $0.83 का रह गया था। साल 2000 के मध्य में G7 सेंट्रल बैंकरों को इसे मल्टी बिलियन डॉलर के हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा। तो सितंबर 1998 में शुरू होने वाले अल्पकालीन .com बूम की पृष्ठभूमि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पुरानी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी। काम करने के लिए कुछ जरूरी था और वह भी बड़े पैमाने पर काम करने के लिए। भविष्य सभी के लिए बेहतर होगा। अप्रत्यक्ष प्रमाण से इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था आगे के लिए एकमात्र रास्ता था। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक का बूम। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक केवल 18 महीने तक ही .com उल्लास पागलपन के स्तर तक था। इसे हम सिलिकॉन वैली की सोने की दौड़ कह सकते हैं। हर जगह पैसा था और उत्साहजनक लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर हफ्ते दर्जनों नए स्टार्टअप ने सबसे भव्य लॉन्चिंग पार्टी देने की प्रतिस्पर्धा की, लेकिन पेपर करोड़पति हजारों डॉलर के डिनर बना रहे थे और अपने स्टार्टअप के शेयरों के साथ भुगतान कर रहे थे। कभी कभी यह काम भी कर जाता था। लोगों के झुंड बड़ी पगार वाली अच्छी नौकरियां छोड़ स्टार्टअप में शामिल हो रहे थे। एक छात्र जो मुझे पता था कि 1999 में 6 अलग अलग कंपनियों को चला रहा था। आमतौर पर इसे 40 वर्षीय स्नातक होने के बाद एक बार में आधे दर्जन कंपनियों को शुरू करने के लिए पागल माना जाता है, लेकिन 90 के उत्तरार्ध में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजेता उद्यमी था। सभी को यह पता होना चाहिए था कि बूम अस्थिर था। सबसे अधिक सफल कंपनियां एक तरह के एंटी बिजनेस मॉडल को गले लगाने लगी थी, जहां वे पैसा खो देते थे। जैसे संगीत बजने पर लोगों को नाचने के लिए दोष देना तर्कहीन लगता है, वैसे ही यह तर्कहीनता भी तर्क संगत थी कि अपने नाम के पीछे .com जोड़ने से रातों रात आपका मूल्य दोगुना हो सकता है। पेपाल बूम। जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों से डर गया था। इसलिए नहीं कि मैं अपनी कंपनी में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हर कोई हर किसी पर विश्वास करने को तैयार था। जहाँ भी मैंने देखा, लोग कंपनी शुरू कर रहे थे और कंपनियों को बंद कर रहे थे। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से IPO की योजना बनाई थी। उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। इस तरह के वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अभिनय करना सनकी लग रहा था। कम से कम पेपाल के पास तो एक उपयुक्त बड़ा मिशन था। हम अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाहते थे। हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीढ़ी से दूसरे में पैसे भेजना था। इस विचार को 10 सबसे खराब व्यावसायिक विचारों में से एक चुना। हालांकि
पत्रकारों को छोड़कर उस उत्पाद के लिए किसी का भी कोई उपयोग नहीं था। पाम पीडीए अब भी अलोकप्रिय ही थे। इसकी जगह ईमेल पहले से ज्यादा प्रचलन में था, इसलिए हमने ईमेल के द्वारा पैसे भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका अपनाने का फैसला किया। 1999 के अंत तक हमारे ईमेल से भुगतान के उत्पाद ने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया। कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है और आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त ग्राहक नहीं थे। विकास धीमा था और खर्च बढ़ गए। पेपाल के काम करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख उपयोगकर्ताओं के वॉल्यूम को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता थी। अगर विज्ञापन किया जाए तो इसकी लागत कमाई से ज्यादा थी। बड़े बैंकों के साथ करार प्रभावी नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने लोगों को साइन अप करने के बदले में कुछ भुगतान देने का फैसला किया। हमने नए ग्राहक को शामिल होने के लिए $10 दिए और जब भी उसने किसी मित्र को साइन अप करवाया तो हमने उन्हें रेफरल के तौर पर $10 और दिए। इससे हमें सैकड़ों हजार नए ग्राहक मिले जिनकी वृद्धि दर गुणात्मक थी। बेशक इस तरह से ग्राहक बनाने की रणनीति अपने आप में खर्चीली व असुरक्षित थी। जब आप लोगों को अपने ग्राहक बनने के रूप में भुगतान करते हैं तब गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ आप अपनी संरचना लागत को भी बढ़ा लेते हैं। उस समय यह असामान्य लागत सामान्य थी, लेकिन हमने सोचा कि हमारी बड़ी लागतें कम थी। एक बड़े कस्टमर आधार के बाद पेपाल ने ग्राहकों के लेन देन पर एक छोटा सा शुल्क लगाकर अपने लाभ के लिए एक आसान व बेहतरीन रास्ता निकाल लिया था। हम जानते थे कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। हम यह भी जानते थे कि बूम खत्म हो रहा था, क्योंकि हम आने वाले बुरे समय में व्यवसाय को जारी रखने के लिए अपने मिशन में निवेशकों के विश्वास की अपेक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए हम धन जुटाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। 16 फरवरी 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे वायरल विकास की सराहना करते हुए एक कहानी सुनाई और इन्वेस्टर्स को सुझाव दिया कि पेपाल की कीमत $500 मिलियन के पार थी। हमने अगले महीने $100 मिलियन जुटाए। हमारे मुख्य निवेशकों ने जर्नल के मूल्यांकन को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया। अन्य निवेशक निवेश की जल्दबाजी में थे। एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने बिना पहले कोई सौदेबाजी किए या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना मुझे $5 मिलियन वायर किए थे। जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसे कहां भेजना है। मार्च 2000 में जब हमने अपने आप को मार्केट में स्थापित कर बेचना शुरू किया तब इसमें पेपाल को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। जैसे ही हमने सौदे की डील फाइनल करना शुरू किया तब बूम का बुलबुला फट गया। सीखी नास्डैक मार्च 2000 के मध्य में अपने चरम सूचकांक 5048 पर पहुंच गया और फिर अप्रैल के मध्य में यही सूचकांक 3321 तक गिर गया। जब अक्टूबर 2002 में यह सूचकांक 1114 पर पहुंचा तब देश ने 90 के दशक के तकनीकी आशावाद के खिलाफ किए गए बाजार के पतन की व्याख्या को सही माना। कार्नुकोपियन उम्मीद के अनुसार इस युग को मूर्ख लालच के युग का पुनः लेबल लगा दिया गया और इसे स्थायी माना गया। हर किसी ने भविष्य को मौलिक रूप से अनिश्चितता के रूप में मानना सीखा और योजनाओं को तिमाहियों के बजाय वर्षों में मापा जाने लगा। वैश्वीकरण ने भविष्य की आशा के रूप में टेक्नोलॉजी को बदल दिया। 1990 के फ्रॉम ब्रिक टू क्लिक विचार ने उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया। निवेशक इंटो यानी आवास और ब्रिक्स यानी वैश्वीकरण पर वापस लौट गए। नतीजा इस बार रियल एस्टेट के रूप में एक और बूम का बुलबुला। सिलिकॉन वैली में फंसे उद्यमियों ने .com दुर्घटना से 4 बड़े सबक सीखे जो आज भी व्यापारी वर्ग को मार्गदर्शन देते हैं। पहला, वृद्धिशील प्रगति करें।
बड़े लक्ष्यों ने बूम के बुलबुले फुलाए, इसलिए उन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। कोई भी जो कुछ महान करने में सक्षम होने का दावा करता है वह संदेह में होगा, और जो भी कोई दुनिया को बदलना चाहता है वह अधिक विनम्र होना चाहिए। छोटे वृद्धिशील कदम एकमात्र सुरक्षित मार्ग है। दूसरा, नरम व लचीले रहो। सभी कंपनियों को हर समय लचीला होना चाहिए। आपको पता नहीं होता कि आपका व्यवसाय क्या करेगा, और योजना बनाना थकाऊ व कठिन काम है। इसके बजाय आपको चीजों को पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और उद्यमिताशीलता को जीरो से शुरू करना चाहिए। तीसरा, प्रतियोगिता में सुधार करें। समय से पहले एक नया बाजार बनाने की कोशिश मत करो। आपके पास एक वास्तविक व्यवसाय है, यह जानने का एकमात्र तरीका है कि पहले से ही मौजूद ग्राहक से शुरुआत करना है। इसलिए आपको सफल प्रतिस्पर्धियों द्वारा पहले से पहचाने जाने योग्य उत्पादों में सुधार करके अपनी कंपनी का निर्माण करना चाहिए। चौथा, उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करें, बिक्री पर नहीं। यदि आपके उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन या सेल्स फोर्स की आवश्यकता है तो यह पर्याप्त नहीं है। नई तकनीक मुख्य रूप से उत्पाद के विकास से संबंधित होती है, वितरण के बारे में नहीं। गिरावट के दौर में विज्ञापन अपर्याप्त होते हैं, इसलिए केवल टिकाऊ तकनीक ही असल विकास है। ये सबक स्टार्टअप दुनिया में सिद्धांत बन गए हैं। जो लोग उन्हें अनदेखा करेंगे उन्हें साल 2000 में आने वाली प्रौद्योगिकी दुर्घटना को आमंत्रित करने वाला माना जाएगा, और फिर भी इसके विपरीत सिद्धांत शायद अधिक सही है। पहला, तुच्छता से साहस का जोखिम उठाना बेहतर है। दूसरा, योजना नए होने की तुलना में खराब योजना बेहतर है। तीसरा, प्रतिस्पर्धी बाजार लाभ कम करते हैं। चौथा, बिक्री उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की उत्पाद। यह सच है कि प्रौद्योगिकी में एक बबल था। 90 का उत्तरार्ध अभिमान करने का समय था। लोग 0 से 1 तक जाने में विश्वास करते थे, लेकिन वास्तव में बहुत कम स्टार्टअप वहां पहुंच रहे थे और कई लोग इसके बारे में केवल बात ही करते थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि कुछ नए करने से तो अच्छा है कि कुछ करने के तरीके खोजे जाएं। मार्च 2000 का बाजार अपने उच्च शिखर पर था, कम स्पष्ट लेकिन अधिक महत्वपूर्ण। यह सफलता की चोटी भी थी। लोगों ने इसमें भविष्य देखा कि हमें नई तकनीक कितनी दूर व सुरक्षित रूप से वहां पहुंचने में मदद करेगी, और फिर इसे स्वयं बनाने में सक्षम होने का फैसला किया। हमें अभी भी नई तकनीक की आवश्यकता है, और हमें इसे पाने के लिए कुछ 1999 की अभिमानी शैली और उत्साह की भी आवश्यकता होगी। अगली पीढ़ी की कंपनियों का निर्माण करने के लिए हमें दुर्घटना के बाद बनाए गए वॉचडॉग जैसे स्वभाव को त्यागना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि विपरीत विचार स्वचालित रूप से सत्य है। इसके बजाय खुद से पूछें, व्यवसाय के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वह पिछली गलतियों के गलत प्रतिक्रियाओं के रूप में आकार लेते हैं। अभी तक का सार यह है कि हमेशा भीड़ का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के लिए भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 3 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 3, hindiaudiobook.com। कामयाब कंपनियां अलग दिखती है। हमारे विरोधाभासी प्रश्न का व्यावसायिक संस्करण यह है कि कोई बड़ी कंपनी अपनी इमेज की इमारत क्यों नहीं बना रही है। यह सवाल दिखने में कठिन है क्योंकि आपकी कंपनी अधिक मूल्यवान होने के बावजूद अधिक वैल्यू बना सकती है। केवल वैल्यू बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने द्वारा बनाए गए कुछ मूल्यों को भी अपनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े व्यवसाय भी खराब व्यवसाय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी एयरलाइन कंपनियां हर साल लाखों यात्रियों की सेवा करती है,
और सैकड़ों अरब डॉलर कमाती है। लेकिन 2012 में जब औसत विमान किराया $178 था, तब एयरलाइंस प्रति यात्री केवल 37 सेंट का ही लाभ कमा रही थी। हम अगर उनकी तुलना गूगल से करें, जो कम धन लेकिन लाभ अधिक कमा रहा था, गूगल ने 2012 में एयरलाइंस की $160 बिलियन कमाई के मुकाबले $50 बिलियन कमाए, यानी अपने रेवेन्यू का 21% लाभ कमाया। एयरलाइन उद्योग के लाभ मार्जिन से 100 गुना अधिक। गूगल अकेला इतना पैसा कमाता है जो अमेरिका की सभी एयरलाइंस के संयुक्त लाभ से 3 गुना अधिक है। एयरलाइंस एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन गूगल अकेले खड़ा है। अर्थशास्त्री अंतर को समझाने के लिए 2 सरलीकृत मॉडल का उपयोग करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन को अर्थशास्त्र में आदर्श और डिफॉल्ट स्थिति दोनों ही माना जाता है। जब प्रतिस्पर्धी बाजार संतुलित हो, तब उत्पादक आपूर्ति और उपभोक्ता मांग समान होते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक कंपनी समान मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचती है, क्योंकि किसी फर्म के पास कोई मार्केट पावर नहीं है, इसलिए उन्हें बाजार के अनुसार निर्धारित होने वाली कीमतों पर अपना सामान बेचना होता है। यदि यहाँ पैसा बनाया जा रहा हो, तो नई कंपनियां बाजार में प्रवेश करेंगी, आपूर्ति में वृद्धि करेंगी, कीमतें नीचे गिराई जाएंगी और इस तरह वो मुनाफे खत्म हो जाएंगे जो उन्हें पहले मिल रहे थे। यदि बहुत सी कंपनियां बाजार में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कुछ बंद हो जाएंगी और कीमतें नीचे टिकाऊ स्तर पर वापस आ जाएंगी। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत लंबे समय तक कोई भी कंपनी आर्थिक लाभ नहीं कमा सकती। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन से एकदम विपरीत है। प्रतिस्पर्धी कंपनी को अपना सामान बाजार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचना पड़ता है, लेकिन मोनोपोली बाजार का मालिक है, इसलिए यह अपनी कीमतें खुद निर्धारित करता है। क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए इसके उत्पाद की मात्रा व मूल्य तालमेल पर रहते हैं, जो इसके मुनाफे को हमेशा ज्यादा रखते हैं। एक अर्थशास्त्री को प्रत्येक मोनोपोली एक जैसी दिखाई देती है, भले ही यह नियमों के अनुसार काम करके विवेकपूर्ण रूप से प्रतिद्वंदियों को समाप्त करता है और शीर्ष पर रहकर अपना रास्ता खुद बनाता है। इस पुस्तक में हम अवैध या सरकारी पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं। मोनोपोली से हमारा मतलब है कि कोई कंपनी वह सामान या सेवा प्रदान करे जिसे कोई दूसरा निकट भविष्य में उपलब्ध न करवा सके। 0 से 1 तक जाने का गूगल सबसे अच्छा उदाहरण है। सर्च इंजन के क्षेत्र में साल 2000 के दशक के आरंभ से कोई भी इसका कंपटीटर नहीं है। यह निश्चित रूप से माइक्रोसॉफ्ट और याहू से अलग है। अमेरिकियों ने समाजवादी सोच, कमाई के बारे में सोच से हमें बचाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का मिथक दिया है। असल में पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा इससे विपरीत है। पूंजीवाद पूंजी के संचय पर आधारित है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत सभी मुनाफे निम्न हो जाते हैं। उद्यमियों के लिए सबक स्पष्ट है। यदि आप स्थायी मूल्यवान व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो पहले से ही परिभाषित कमोडिटी व्यवसाय न बनाएं। वास्तव में दुनिया कितनी मोनोपोलिटिक्स है, वास्तव में कितनी कॉम्पिटिटिव है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इन मामलों में हमारी आम सोच उलझन भरी है। बाहर से देखने वालों को सभी व्यवसाय समान दिखाई दे सकते हैं, इसलिए उनके बीच केवल छोटे अंतर को समझना आसान है। लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक द्विआधारी है। सही प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के बीच एक बड़ा अंतर है, और अधिकांश व्यवसाय आमतौर पर किसी एक के ज्यादा करीब होते हैं, जो हम आमतौर पर महसूस करते हैं।
भ्रम अनेक तरीकों से बाजार की स्थितियों का वर्णन करने के पूर्वाग्रह से आता है। दोनों एकाधिकारियों और प्रतियोगियों को सच्चाई की ओर झुकाव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एकाधिकार झूठ बोलता है। मोनोपोली करने वाले खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनके इस एकाधिकार के बारे में ज्यादा बात की जाए तो ऑडिट, खातों की जांच और अन्य तरीके के कागजी हमले किए जा सकते हैं। क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके मोनोपोली मुनाफे को निरंतर जारी रखा जाए, वे अपने एकाधिकार को छिपाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, आमतौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा की शक्ति का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि गूगल अपने व्यवसाय के बारे में कैसे बात करता है। यह निश्चित रूप से मोनोपोली करने का दावा नहीं करता, लेकिन क्या यह मोनोपोली करता है? खैर, यह निर्भर करता है मोनोपोली में। गूगल मुख्य रूप से एक सर्च इंजन है। मई 2014 तक इसका सर्च बाजार लगभग 68% था। इसके निकटतम प्रतियोगियों माइक्रोसॉफ्ट और याहू का सर्च मार्केट क्रमशः 19% और 10% था। यदि आपको यह पर्याप्त प्रभावशाली नहीं लगता है तो इस तथ्य पर विचार करें कि गूगल शब्द अब एक क्रिया के रूप में ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। बिंग के साथ भी यही होने जा रहा है। मान लीजिए हम कहते हैं कि गूगल मुख्य रूप से एक विज्ञापन कंपनी है। इससे चीजों में बदलाव आ जाएगा। यूएस सर्च इंजन विज्ञापन बाजार सालाना $17 बिलियन का है। ऑनलाइन विज्ञापन $37 बिलियन सालाना है। पूरा यूएस विज्ञापन बाजार $150 बिलियन है और वैश्विक विज्ञापन बाजार $495 बिलियन का है। तो अगर गूगल ने पूरी तरह से यूएस सर्च इंजन विज्ञापन का एकाधिकार किया है तो यह वैश्विक विज्ञापन बाजार का सिर्फ 3.4% होगा। इस तरह से गूगल विश्व प्रतिस्पर्धा में एक छोटे से खिलाड़ी की तरह दिखाई देगा। क्या होगा यदि हम गूगल को एक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में देखें? यह काफी सही भी लगता है। अपने सर्च इंजन के अलावा गूगल दर्जनों अन्य सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाता है, रोबोटिक कारें, एंड्रॉयड फोन आदि। लेकिन गूगल के राजस्व का 95% सर्च विज्ञापनों से आता है। इसके अन्य उत्पादों ने 2012 में सिर्फ $2.35 बिलियन की कमाई की, जो कि इसके तकनीकी उत्पादों का केवल 1% है। क्योंकि उपभोक्ता तकनीक बाजार दुनिया भर में $964 अरब का है, इसलिए गूगल 0.24% से भी कम का मालिक होगा। अगर एकाधिकार को छोड़ दें तो गूगल खुद को एक और तकनीकी कंपनी के रूप में तैयार करे तो इसे सभी प्रकार के कामों से ध्यान हटाना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी झूठ। गैर एकाधिकारवादी इसके विपरीत झूठ बोलते हैं। हम अपने स्वयं के खेल में हैं, जिसके हम रेफरी हैं। एंटरप्रेन्योर्स प्रतिस्पर्धा के पैमाने को हमेशा कम करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन यह स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती है। घातक प्रलोभन आपके बाजार को बेहद संकीर्ण रूप से वर्णित करता है ताकि आप इस पर परिभाषा के आधार पर हावी हो सकें। मान लीजिए कि आप एक रेस्तरां शुरू करना चाहते हैं जो पालो आल्टो में ब्रिटिश खाना बनाता है। यह काम पूरी मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है। आप तर्क दे सकते हैं, हम पूरे बाजार के मालिक हैं। लेकिन यह केवल तभी सच है जब पूरा बाजार ब्रिटिश भोजन के लिए विशेष बाजार हो। क्या होगा यदि सामान्य बाजार पालो आल्टो रेस्तरां बाजार ही हो? और क्या होगा यदि आसपास के शहरों में सभी रेस्तरां इसी बाजार का हिस्सा हो? ये कठिन प्रश्न है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सभी से यही प्रश्न पूछें। जब आप सुनते हैं कि अधिकतर नए रेस्तरां 1 या 2 वर्षों में फेल होकर बंद हो जाते हैं, तो आपके मन में एक विचार आता है कि आपका रेस्तरां
औरों से कैसे अलग है। आप लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इन सब से कैसे अलग हैं और यह आपके साथ नहीं होने वाला। साल 2001 में पेपाल के मेरे सहकर्मी और मैं अक्सर कास्ट्रो स्ट्रीट के माउंटेन व्यू में दोपहर का भोजन करने जाते थे। यहाँ पर भारतीय, सुशी और बर्गर आदि सभी प्रकार के भोजन थे। इस रेस्तरां में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय जैसे भोजन की श्रेणियां भी थी। यहाँ पर सस्ता और महंगा सभी तरह के भोजन विकल्प थे। प्रतिस्पर्धी स्थानीय रेस्तरां बाजार के विपरीत पेपाल उस समय दुनिया की एकमात्र ईमेल आधारित पेमेंट कंपनी थी। हमने कास्ट्रो स्ट्रीट के रेस्तरां की तुलना में कम लोगों को नौकरी पर रखा था, लेकिन हमारा व्यवसाय उन सभी रेस्तराओं की तुलना में अधिक कमाता था। एक नया दक्षिण भारतीय रेस्तरां शुरू करना पैसे बनाने का एक मुश्किल तरीका है। यदि आप प्रतिस्पर्धी वास्तविकता को देखते हैं और छोटे छोटे कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो शायद आपका व्यवसाय बने रहने की संभावना नहीं के बराबर होगी। रचनात्मक उद्योग भी इसी तरह से काम करता है। कोई पटकथा लेखक यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसकी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से ही कहीं पर लिखी जा चुकी है। इसके बजाय नई पिच यह है, यह फिल्म पूरी तरह से नए तरीकों से व विभिन्न रोमांचक कारनामों से भरी हुई है। यह सच भी हो सकता है। गैर एकाधिकारवादी अपने बाजार को विभिन्न छोटे छोटे बाजारों के रूप में परिभाषित करके अपने सीक्रेट्स को बताने में अति करते हैं। इसके विपरीत मोनोपोली करने वाले अपने बाजार को कई बड़े बाजारों के संघ के रूप में तैयार करके अपने एकाधिकार को छिपाते हैं। एक एकाधिकारवादी संघ की कहानी वास्तव में कैसी दिखती है। साल 2011 की कांग्रेस सुनवाई में गूगल चेयरमैन एरिक स्मिथ की गवाही के एक बयान पर विचार करें। हम एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करते हैं, जिसमें जानकारी पाने के लिए उपभोक्ताओं के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। PR से अनुवादित सादी भाषा में, गूगल एक बड़े तालाब में एक छोटी मछली है। हमें किसी भी समय पूरी तरह से निगल लिया जा सकता है। हम वह मोनोपोली नहीं है जिसे सरकार ढूंढ रही है। क्रूर लोग। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के साथ समस्या मुनाफे की कमी से भी परे है। कल्पना कीजिए कि आप माउंटेन व्यू के उस रेस्तरां को चला रहे हैं। आप अपने दर्जनों प्रतिस्पर्धियों से अलग नहीं है, इसलिए आपको खड़े रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। यदि आप कम मार्जिन के साथ अच्छा भोजन देते हैं, तो आप शायद कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान भी नहीं कर सकें और आपको अपनी पूरी ताकत लगाने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि छोटे रेस्तरां ने दादी को रजिस्टर में काम करने और बच्चों को पीछे बर्तन धोने के लिए रखा हुआ है। रेस्टोरेंट सबसे ऊंचे रेटिंग वाले पायदान पर भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जहां मिशेलिन के स्टार सिस्टम जैसी समीक्षा और रेटिंग व तेज कंपटीशन की संस्कृति के माहौल को बनाया है। फ्रांसीसी शेफ 3 मिशेलिन स्टार के विजेता बर्नार्ड लुई शाउ को यह कहते हुए सुना गया था, यदि मैं 1 स्टार भी खो देता हूँ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मिशेलिन ने अपनी रेटिंग बरकरार रखी, लेकिन 2003 में लुइजो ने खुद को मार डाला जब एक प्रतिस्पर्धी फ्रांसीसी डाइनिंग गाइड ने उनके रेस्तरां को डाउनग्रेड किया। प्रतिस्पर्धी परिस्थितिक तंत्र लोगों को क्रूरता करने या मौत को गले लगाने की ओर धकेल देता है। गूगल की मोनोपोली अलग तरह की है, क्योंकि इसे किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसके कर्मचारियों, इसके उत्पादों और पूरी दुनिया पर इसके प्रभाव की देखभाल करने के लिए व्यापक तरीके हैं। गूगल का आदर्श वाक्य है, बुरा मत बनो। यह एक ब्रांडिंग चाल है, या यूं कहें कि यह ऐसा व्यवसाय है जो नैतिकता व अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर सफल रहा है। व्यवसाय में पैसा महत्वपूर्ण है,
या फिर यह सब कुछ है? एकाधिकारवादी पैसे कमाने के अलावा अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं। गैर एकाधिकारवादी ऐसा नहीं कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन में व्यापार आज के मार्जिन पर केंद्रित होता है। यह संभवतः लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए योजना नहीं बना सकता। रोजाना की मारामारी से केवल एक चीज व्यापार को खड़ा रहने दे सकती है, वो है केवल मोनोपोली लाभ। मोनोपोली पूंजीवाद। सबके लिए आंतरिक मोनोपोली अच्छी है, लेकिन बाहर के बारे में क्या समाज के बाकी हिस्सों में बुरे लाभ आते हैं? असल में हाँ, लाभ ग्राहकों के पर्स से बाहर आते हैं और इसलिए मोनोपोली दुत्कारने लायक है, लेकिन केवल ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं बदलता है। एक स्थिर दुनिया में मोनोपोली सिर्फ एक कमाई का तरीका है। यदि आप किसी चीज के लिए बाजार को अपने घेरे में लेते हैं तो आप कीमत को बढ़ा सकते हैं। दूसरों को आपसे खरीदने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। मशहूर बोर्ड गेम के बारे में सोचें। खिलाड़ियों के आसपास घूमते हैं, बोर्ड कभी नहीं बदलता है। एक बेहतर प्रकार की रियल एस्टेट की खोज करके जीतने का कोई तरीका नहीं है। गुणों के मूल्य हर समय तय किए जाते हैं, इसलिए आप उन्हें अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वह गतिशील है। नई और बेहतर चीजों का आविष्कार करना संभव है। क्रिएटिव एकाधिकारवादी दुनिया में नई खोजों के द्वारा ग्राहकों को अधिक विकल्प देते हैं। समाज के बाकी हिस्सों के लिए ही नहीं, बल्कि वे इसे बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तरह काम करते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी यह जानती है। यही कारण है कि इसके विभागों में से एक नए आविष्कारों को पेटेंट देकर मोनोपोली बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और दूसरा उन पर अविश्वसनीय मामलों पर मुकदमा चलाकर शिकार करता है। यह पूछना संभव है कि किसी को भी मोबाइल सॉफ्टवेयर डिजाइन की तरह कुछ सोचने के लिए वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य एकाधिकार से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि आईफोन डिजाइन, उत्पादन और विपणन से एप्पल के मोनोपोली लाभ की तरह कुछ अधिक लाभ पैदा करने का इनाम कृत्रिम नहीं है। ग्राहकों को वास्तव में स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए ज्यादा पैसों का भुगतान करने का विकल्प था, जिसने वास्तव में काम किया। नए एकाधिकार की गतिशीलता स्वयं बताती है कि पुराने एकाधिकार इनोवेशन क्यों नहीं करते हैं। एप्पल के iOS के साथ मोबाइल कंप्यूटिंग के जन्म ने माइक्रोसॉफ्ट के दशक के लंबे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चस्व को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। इससे पहले 60 और 70 के दशक में IBM ने हार्डवेयर मोनोपोली को माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर मोनोपोली द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। 20वीं शताब्दी में AT&T के पास टेलीफोन सेवा पर मोनोपोली थी, लेकिन अब किसी को भी किसी भी प्रदाता से सस्ती सेलफोन योजना मिल सकती है। यदि मोनोपोली व्यवसायों की प्रवृत्ति प्रगति को रोकती है तो वे खतरनाक होंगे और हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन प्रोग्रेस का इतिहास निर्भरताओं की जगह बेहतर मोनोपोली व्यवसायों का इतिहास है। मोनोपोली प्रोग्रेस को चलाते हैं क्योंकि वर्षों या यहाँ तक कि दशकों तक मोनोपोली लाभ के साथ साथ इनोवेशन करने के लिए शक्तिशाली प्रोत्साहन देता है। मोनोपोली इनोवेशन को सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि मुनाफा उन्हें लंबी अवधि की योजना बनाने और महत्वाकांक्षी अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाता है। वे यह भी जानते हैं कि प्रतियोगिता से बाहर हुई कंपनियों के सपने टूट जाते हैं। अर्थशास्त्री प्रतियोगिता को एक आदर्श तरीके के रूप में मानने के प्रति जुनूनी क्यों है? यह इतिहास का एक अवशेष मात्र है। अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के भौतिकविदों के काम से गणितीय गणना की नकल बनाई है। वे व्यक्तियों और व्यवसायों को अलग अलग रूप में देखते हैं, न कि अद्वितीय रचनाकारों के रूप में देखते हैं। उनके सिद्धांत
परफेक्ट कंपटीशन की संतुलन स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि मॉडल के लिए यह आसान तरीका है। यह बेहतरीन बिजनेस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह जानने लायक है कि 19वीं शताब्दी की भौतिकी द्वारा भविष्यवाणी की जाने वाली दीर्घकालीन संतुलन एक ऐसा विचार था जिसमें सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित की जाती है और सब कुछ आराम के लिए किया जाता है, जिसे ब्रह्मांड का गर्मी से अंत भी कहा जा सकता है। थर्मोडायनामिक्स पर जो कुछ भी आपका विचार है, यह एक शक्तिशाली रूपक है। व्यवसाय में संतुलन का मतलब स्टेसिस है और स्टेसिस का मतलब मौत है। यदि आपका उद्योग प्रतिस्पर्धी संतुलन में है, तो आपके व्यवसाय के अंत से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ अन्य निर्विवाद प्रतियोगी हमेशा आपकी जगह लेने के लिए तैयार रहेंगे। सही संतुलन उस शून्य का वर्णन कर सकता है जो अधिकांश ब्रह्मांड में है। यह कई व्यवसायों को भी चित्रित कर सकता है, लेकिन हर नई रचना या खोज संतुलन से दूर होती है। आर्थिक सिद्धांत के बाहर वास्तविक दुनिया में हर व्यवसाय वास्तव में इस हद तक सफल होता है कि यह कुछ अलग नहीं कर सकता है। मोनोपोली भी अपवाद नहीं है। मोनोपोली हर सफल व्यवसाय में होती है। टॉलस्टॉय ने कहा है कि सभी खुश परिवार समान है, प्रत्येक दुखी परिवार अपने तरीके से नाखुश है। व्यवसाय में यह विपरीत है। सभी कामयाब कंपनियां अलग अलग हैं, प्रत्येक एक अनूठी समस्या को हल करके मोनोपोली प्राप्त करती है। सभी असफल कंपनियां समान हैं, वे प्रतिस्पर्धा से बचने में नाकाम रहती है। धन्यवाद। hindiaudio.com। आइए चलते हैं अध्याय 4 की ओर। आपका दिन शुभ हो।